भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। रंग समागम। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के बीच में हाजिर है। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। रंग समागम के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने कला जगत में विशेष योगदान दिया है, एक विशेष मुकाम हासिल किया है। जुड़ेंगे उनसे, उनकी यात्रा से। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं, उन्होंने नाट्य लेखन के क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाई है। उनके द्वारा लिखित नाटकों को भारत के न सिर्फ हर हिस्से में मंचित किया जा रहा है, बल्कि सभी दर्शकों का बहुत स्नेह लगातार मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री राजेश कुमार जी की। राजेश कुमार जी हमारे बीच में हैं। सर, स्वागत है आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020। शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? ठीक है, हाँ, अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं सर इस कोरोना काल में पूरी तरह परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, आप स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, हाँ, ये स्वस्थ रहना बहुत प्राथमिकता है। जी जी। सर, एक बड़ी अच्छी यात्रा चल रही है आपकी, नाट्य लेखन की भी, बतौर निर्देशक भी आपने, नाट्य निर्देशक भी एक अच्छी पारी आपने खेली है, बतौर रंगकर्मी भी आप मंच पे बहुत बार उतरे हैं। तो भागलपुर बिहार से आपकी यात्रा शुरू हुई, वहां पे जन्म हुआ आपका, और उसके बाद प्रारंभिक पढ़ाई आपकी आरा भोजपुर में हुई। तो कैसे रंगमंच की ओर अचानक से जुड़ाव, जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था, तो राजेश कुमार जी आगे बढ़े और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से एक क्रांति पैदा करने की कोशिश की। तो ये विचार मन में कब आया सर कि ये नुक्कड़ नाटक एक माध्यम हो सकता है इस इमरजेंसी के दौर में? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई भोजपुर आरा में हुई है, बल्कि हाई स्कूल तक वहीं पढ़ा मैं। तो ये दौर, ये 74 के दौर है। मैं अक्सर उन दिनों में मैं देखा करता था शहर में जो जिस तरह की गतिविधियां हुआ करती थी, बल्कि आपातकाल के पहले भोजपुर का जो माहौल था, भोजपुर एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक सामंत मिजाज का शहर है। वहां पर आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी। मतलब है कि एक छोटे कस्बे में जिस तरह से एक लोगों में एक दंभ और आधिपत्य का जो एक भाव होता है, वो सब दिखाई देता है। और इसके खिलाफ जो है, भोजपुर में एक लंबे दौर से लड़ाई भी चलती रही है भूमि को लेकर। मुख्य रूप से वो किसानों का क्षेत्र है, अगल बगल का पूरा। तो किसान आंदोलन एक बहुत मजबूत स्थिति में था, और उस मजबूत स्थिति में आकर किसानों का संघर्ष अक्सर गांव में और शहरों में दिखाई देता था, और उसके रिपरकशंस शहर में भी आते थे। मतलब कि आपको किसानों का जुलूस दिखाई देता था, या किसानों द्वारा सामंतों पर जुल्म के खिलाफ कभी कभी आक्रमण भी होते थे। और उसके प्रतिकार में दोनों तरफ से जो लड़ाइयां होती थी, उसके परिणाम स्वरूप आए दिन कभी हॉस्पिटल में पता चला कि बहुत सारे घायल किसान चले आ रहे हैं, तो पता चला थानों में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब मैं अक्सर स्कूल से आते जाते हुए देखता था, और अक्सर मैं देखता था कि थाने को घेर कर लोग देख रहे हैं। पता चला कि कुछ लोग यहाँ पकड़ के लाए गए हैं, तो यह थाने को छुड़ाने की कोशिश हो रही है। अर्थात भूमि संघर्ष का जो है, मैंने बचपन से प्रभाव पड़ा है मेरा। और मेरे थिएटर के पीछे कोई निजी विशेष कारण नहीं रहा है। जो रहा है वो मुख्य रूप से संघर्ष का ही रहा है, और अगल बगल का जो वातावरण, माहौल जो था, वो हम पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और एक चीज और बता दूं कि जो आरा शहर है, साहित्य का एक उन दिनों गढ़ था। बहुत सारे लोग जो है वहां लिखने पढ़ने वाले लोग थे। मधुकर सिंह, मिथिलेश्वर,
चंद्रभूषण तिवारी बहुत बड़े आलोचक हमारे उसी शहर में रहते थे, हमारे कॉलेज में पढ़ाते भी थे। तो उनका काफी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। और उसी वक्त जो आपातकाल 74 में जो घोषित हुआ, और उसके बाद अक्सर उन दिनों में हाई स्कूल का छात्र था, तो मैं अक्सर देखा करता था कि रात को घंटियां बज रही हैं, थालियां बजाई जा रही हैं, फिर लोग पैदल चले जा रहे हैं जुलूस को लेकर। तो ये सब मुझे लगा कि कहीं न कहीं ज़ौर जुल्म के खिलाफ कुछ लड़ाई चल रही है, और मुझे इसी दिशा में कुछ काम करना है। और जब मैं हाई स्कूल करने के बाद इंटर में था, तो मुझे लगा कि मेरी अभिव्यक्ति क्या हो सकती है। तो मैं शुरुआती दौर में कहानी लेखन में था, और मैंने 1 दर्जन कहानियां उन दिनों लिखी भी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहानी से और ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके लिए मुझे लगा कि रंगमंच का रास्ता ज्यादा सही होगा। और फिर रहा कि छोटे शहरों में आप देखेंगे कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऑडिटोरियम चाहिए, प्रोसिनियम के जो तमाम लाइट्स और अच्छे अकॉस्टिक के ऑडिटोरियम, वो सब की कोई सुविधा नहीं, क्योंकि एक छोटा शहर आ रहा है। तो वहां पर एक नाम मात्र का एक नागरिक प्रचारनी एक प्रेक्षागृह था, वहीं लोग नाटक किया भी करते थे। तो सामने था कि आप चाहे प्रेक्षागृह में करें, चाहे बाहर कोई और रास्ता तलाशें। क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले थे, तो हम लोग को लगा कि प्रेक्षागृह का जो खर्च भी आता है वो बड़ा मुश्किल है वहन करना। तो हम लोगों को लगा कि नाटक को उन्हीं दिनों हमने कहीं न कहीं साहित्य से भी प्रेरित लिया। आप देखेंगे वो दौर है कि नागार्जुन नुक्कड़ों पर कविता पाठ कर रहे हैं, रेणु पटना के सड़कों पर उतरकर अपनी कहानी से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग को लगा कि नाटक में हम लोगों को जुड़ा जाए और नाटक का यही रूप लाया जाए। छोटे शहर में उस वक्त नुक्कड़ नाटक का कोई दर्शन या कोई प्रारूप हमारे सामने नहीं आया था। कहीं न कहीं हम लोगों ने जनता के बीच से सीखा था। हमें लगा कि जनता के बीच में जाना है, यही मूल मंत्र था। और उसके लिए कैसे जाएं, उसके लिए जब हम लोगों ने ऐसे जनता के नाटक उठाने शुरू कर दिए और लोगों के बीच जाने शुरू कर दिए, तो खुद रास्ता निकलते गया कि अच्छा नाटक ऐसे बनेगा, नाटक ऐसे बनेगा। ये वही दौर था जब बादल सरकार कलकत्ता में जुलूस लेकर उतरे थे और जगह जगह जुलूस की धूम मची थी, जुलूस नाटक की। तो जुलूस नाटक की कहीं न कहीं गूंज आरा शहर तक भी आ गई थी, और वहां से भी कहीं न कहीं हम लोग प्रेरणा ले रहे थे कि नाटक का फॉर्म क्या होगा, नाटक के शब्द क्या होंगे, नाटक के विषय क्या होंगे, नाटक को प्रस्तुत कैसे करेंगे। क्योंकि उस वक्त हम लोग 17-18 वर्ष के थे और हमारे सामने ये उसके डिजाइन नहीं था कि दर्शक कितने तरफ बैठेंगे। क्योंकि प्रोसिनियम में हम लोगों ने जो देखा था कि दर्शक जो है सामने बैठेंगे और सामने नाटक होगा। लेकिन जब जनता के भी जाने शुरू कर दिए, किसी चौराहे पर नाटक शुरू कर दिए, तो हम देखेंगे जनता चारों तरफ से आ रही है। इसका मतलब लगा कि जनता चारों तरफ से आकर नाटक देखेगी, तो हमें नाटक को जो अभिनय की जो शैली है, उस शैली को हमें ऐसा रचना होगा कि चारों तरफ के दर्शक देख सकें। आपको देखेंगे थर्स थिएटर में 3 तरफ से होता है, तो यहाँ पर हम लोग नुक्कड़ों का 4 तरफ से। तो ये एक फॉर्म और कंटेंट के स्तर पर हम लोगों ने जनता के बीच जाकर ही सीखने की कोशिश की और वहीं से रास्ता मिला। जी। तो फिर सर आगे नुक्कड़ नाटक के बाद की यात्रा कैसी रही? फिर कब ऐसा दौर आया कि जब लगा कि नहीं, अब नुक्कड़ नाटक से ही सारी बात नहीं हो पाएगी, हमें मंचीय नाटकों की ओर भी बढ़ना होगा? उसके बाद क्या हुआ कि मैं उन दिनों इंटरमीडिएट का ही छात्र था, साइंस का विद्यार्थी था। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। तो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने के बाद मैं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चला गया। तो वहाँ पढ़ाई के सिलसिले में मैं 4 साल इंजीनियरिंग के सिलसिले में मैंने वहां भी नुक्कड़ नाटक और मंच नाटक, लेकिन मेरा ज्यादा जोर
नुक्कड़ पे ही होता था। वो इसलिए कि बहुत जगह ऑडिटोरियम की बहुत कमी होती थी। जैसा कमी होती थी निश्चित तौर पे। हाँ, ऑडिटोरियम चाहिए नाटक करने के लिए, ऑडिटोरियम होते नहीं थे, है ना? जी, जी, जी। तो मैंने भागलपुर में जो विशेषकर जो काम किया, वो थोड़ा-सा प्रोसेनियम में किया और अधिकतर बड़ा काम हमारा नुक्कड़ नाटक रहा। उसी जी, बाद जी, जी। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरा उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन में मेरी नौकरी हो गई और हुँ, उसके हुँ। बाद मैं कई शहरों में मुझे नौकरी के तबादलों के दौरान मुझे जाना रहा। जैसे ओबरा भी रहा, अनपरा भी रहा, झांसी भी रहा। अलीगढ़ में बहुत सालों तक रहा 10 साल और हुँ। फिर मैंने अपने आप को संघर्ष से जोड़ने के लिए नुक्कड़ नाटक आंदोलन में रहा। वहाँ से जी, जब जी। मेरा तबादला जब हुँ। अलीगढ़ से तबादला मेरा शाहजहांपुर में हुआ, तो जी, जी, जी। शाहजहांपुर भले वो छोटा छोटा शहर है अलीगढ़ की हुँ, तुलना हुँ। में या आरा की तुलना में, लेकिन हुँ। वहाँ मंच नाटक की एक परंपरा थी। वहाँ पर जी, जी। नुक्कड़ नाटक बहुत ज़्यादा आंदोलन तेज नहीं था, वहाँ मंच पर ही नाटक हुआ करते थे। तो वहाँ कुछ हुँ। जो हमारे कुछ नए रंगकर्मी आए, उन्होंने कहा कि आप इस नाटक में प्रोसिनियम पे क्यों न कुछ हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। तो मैं जी, वहाँ जी। पर अव्यक्ति एक नाट्य मंच की स्थापना हम लोगों ने की और जी, जी। प्रोसिनियम पर लगातार मैंने 95 से लेकर 2006 तक 11 वर्षों तक मैंने नाटक में प्रोसिनियम में काम किया। हमारा कोई हुँ। विजय जी ये नहीं था जोर कि हम नुक्कड़ पे ही काम करेंगे। जी, मेरे जी, जी, सामने जी। जो प्रमुख था कि जनता से मुझे जुड़ना है। अपने सीधे संवाद स्थापित किया हाँ, जाए। अपने सवालों को लेकर उनके बीच जाना है या बीच जाना जनता की है। जो समस्या है, उन समस्याओं को उनके बीच रखना है। तो उसके लिए जी, जी। जो फॉर्म हमारे सामने मज़बूत हो, जो फॉर्म हुँ, हमारे हुँ। सामने हाज़िर हो, उस फॉर्म में जी, काम जी। किया जाए। इसलिए जब वहाँ हुँ। पर प्रोसिनियम रहा, तो मैंने प्रोसिनियम थिएटर के तमाम एलिमेंट्स का भरपूर इस्तेमाल किया, उसी कलात्मकता के साथ। जी, भरपूर जी, लाइट जी। का भी इस्तेमाल किया, जैसा सेट होता है, तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रोफ़ेशनल ढंग से और हुँ। प्रतिबद्ध ढंग से, मैं प्रतिबद्ध शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ कि जी, 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 जी। शौकिया भी नहीं कि शौक के लिए हुँ, मैं कर हुँ। रहा हूँ और बिल्कुल प्रोफ़ेशनल नहीं कि मतलब केवल पैसा के लिए या अर्थ के लिए मैं नाटक कर रहा हूँ कि मैं नाटक कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। वो भी नहीं था। जी, मैं जी, एक जी। प्रतिबद्ध रंगकर्मी की जो मेरी अवधारणा है, उस नाते मैंने वहाँ पर लगातार 11 वर्षों तक कई सवालों को लेकर नाटक किए। चाहे वो हुँ। किसानों के आत्महत्या को लेकर हो, चाहे गांधी के अहिंसा की अवधारणा को लेकर हो। तो ऐसे जी, कई जी, जी, जी। विषयों पर हमने लगातार वह नाटक लिखे और किए भी। हुँ। हुँ, 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 हुँ। सर ये तो एक यात्रा आपने बताई कि नुक्कड़ नाटक से मंचीय नाटकों तक, बड़ी अच्छी बात ये रही कि आपने कभी भी संसाधनों को आड़े नहीं आने दिया। आपका उद्देश्य ये था कि संदेश सीधे जनता तक पहुँचना चाहिए, दर्शकों तक पहुँचना चाहिए। उसके लिए अगर हम नुक्कड़ नाटक माध्यम अपना सकते हैं, तो नुक्कड़ नाटक, मंचीय नाटक अपना सकते हैं, तो मंचीय नाटकों की ओर जाना चाहिए। हुँ, लेकिन आपकी जो एक लोकप्रियता है, वो एक लेखक के रूप में है। हुँ, मतलब सभी आपको पूरा भारत जिस रूप में बहुत प्यार दिया है पूरे भारत ने, वो एक लेखक के तौर पे। तो ये इस पारी की शुरुआत कब हुई? जब लगा कि नहीं हुँ, नुक्कड़ नाटक तो आप ख़ैर शुरू से ही लिखते आ रहे थे। हाँ, हाँ। लेकिन लेकिन प्रोफ़ेशनली उसको कब ऐसा लगा कि नहीं अब ऐसा आकार देना चाहिए कि सिर्फ़ मैं ही नहीं बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें मेरी लेखनी से? हाँ, हाँ। दरअसल मैं खुद तय नहीं कर पाता हूँ कि मैं हुँ, ज़्यादा क्या हूँ? लेखक हूँ, निर्देशक हूँ, एक्टर हूँ। क्योंकि शुरुआती दौर से मैंने बताया कि हुँ। जैसे कि मैं पहले कहानियाँ लिखा करता था मूल रूप से पहले। 1 दर्जन जी, जी। कहानियाँ लिखने के बाद मुझे लगा कि नाटक की विधा में आना चाहिए। तो मैं जी, चूँकि जी। कहानीकार था, हुँ, इसलिए और मेरी रुचि भी नाटक में थी, तो मैं हुँ, हुँ, नाटक भी करता था और लिखता भी था। ये वो वही दौर हुँ। था, चाहे 78 कह सकते हैं, 77-78। तो मैं खुद भी अभिनय करता था और खुद लिखता था और निर्देशित भी करता था। मैं जी, 3 जी। 3 जो है विभाग जो है समानांतर मेरे जीवन में जुड़े रहे हैं।
बतौर जी जी अभिनेता, बतौर निर्देशक और लेखक। और जी ये जी लगभग 10 वर्षों तक रहा। ये जब जी मैं जी शाहजहांपुर में आया तो मुझे लगा कि जी अभिनेता वहां बहुत हैं। हाँ, जी जी और मध्य वर्ग के परिवार के ज्यादा लड़के हैं, तो मुझे लगा अभिनेता उनके उनको एक बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण भी दिया जाए। तो मैं निर्देशक की भूमिका शाहजहांपुर में जब आया तो निर्देशक के रूप में मैं आ गया, और साथ ही साथ लेखक की भूमिका में भी प्रोसेनियम थिएटर के, उसके पहले मैं नुक्कड़ नाटक लेखन में 1995 से पहले मैं नुक्कड़ नाटक, मैंने 2 दर्जन नुक्कड़ नाटक लिखे। जब मैं जी जी 95 में शाहजहांपुर में आ गया तो मैंने अब लगा कि मुझे अब प्रोसेनियम थिएटर लिखना चाहिए, और मैं वहां से प्रोसेनियम थिएटर लिखने लगा। नुक्कड़ नाटक जी आप जी कह सकते हैं, क्योंकि वहां नुक्कड़ नाटक की कोई परंपरा ज्यादा नहीं मजबूत थी, आंदोलन नहीं तेज था, इसलिए मैंने वहां नुक्कड़ नाटक, फिर उसके बाद लगभग मेरा नुक्कड़ नाटक लिखना छूट गया। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के छोड़ा हो। अगर वो आंदोलन वहां तेज होता या लोग कहते कि आप नुक्कड़ नाटक लिखिए, तो मैं जरूर लिखता। लेकिन वहां जी जी प्रोसीनियम पर बहुत अच्छा काम हो रहा था, इसलिए मैंने कहा कि चलिए इस विधा में काम करने की जरूरत है। तो उसके जी जी बाद मैंने पहला नाटक जो वहां लिखा मैंने, वो आखिरी सलाम। वो लोगों ने कहा कि ये शाहजहांपुर की नगरी है, वो अशफाक उल्लाह और बिस्मिल की, है ना, जी जी ये साझी संस्कृति, साझी विरासत की जमीन है। तो आप जी कोई जी जी इस विषय पर नाटक लिखिए, किस तरह से बिस्मिल ऐसे आर्य समाजी और अशफाक उल्लाह जो एक पठान थे, तो दोनों 2 मजहब के होकर भी आजादी की लड़ाई में किस तरह से मिलकर उन्होंने एक साथ योगदान दिया, और काकोरी कांड में से लेकर आगे की पूरी लड़ाई में, जिसके आगे परंपरा में भगत सिंह वगैरह जुड़ते हैं, उसमें जी किस जी तरह से इन्होंने एक मजबूत जमीन तैयार की, वो उसके कहीं ना कहीं बीज शाहजहांपुर में थे। इसलिए जी मैंने जी वहां जी रहकर 2 नाटक, शुरुआती 2 नाटक लिखे। एक ये नाटक आखिर सलाम, और दूसरा भगत सिंह की वैचारिक आइडियोलॉजी, सिद्धांत पक्ष को लेकर मैंने जो है लिखा, पगड़ी संभाल जट्टा। ये 2 जी नाटक जी जी लिखे जो उनके पूरे सैद्धांतिक पक्ष पर। अक्सर लोग भगत सिंह या बिस्मिल इन लोगों को रोमांटिज्म के रूप में पेश करते हैं, एक भावुकतावादी क्रांतिकारी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों नाटकों के माध्यम से मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि भगत सिंह सांप्रदायिकता के बारे में क्या सोचते हैं, शिक्षा के बारे में जी क्या जी सोचते हैं, आपको जी 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 धर्म के बारे में क्या उनके ख्याल है, बिस्मिल क्या सोचते हैं, कैसे जी जी किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई में अशफाक अपने आप को जोड़ते हैं। तो इसलिए जी जी मैंने जी एक वैचारिक पक्ष से पक्ष को मजबूत करने के लिए मैंने वहां रहकर 2 नाटक जी ये 95 का दौर था सर ये दौर था 2095 के बाद 98-99 का दौर था, जब मैंने ये 2 नाटक लिखे। और उसके बाद मैंने रैदास, जो हमारे एक बहुत बड़े, सतभाष्य रैदास हाँ, सतभाष्य रैदास मध्यकाल के एक बहुत बड़े कवि हैं, जो अक्सर उपेक्षा के भाव भी रहा उनके प्रति लोगों का, साहित्य में भी और रंगकर में भी। आप देखेंगे कबीर पर कई नाटक लिखे गए हैं, लेकिन रैदास के सवालों को लेकर जो है, रैदास ने जिस तरह से आदमी आदमी में जो फर्क जाति वर्ण के आधार पर किए जाते हैं, उसके लेकर जो लड़ाई लड़ी, एक पोएटिक ढंग से जो लड़ाई लड़ी, उसको मैंने सतभाष्य रैदास नाम से एक नाटक लिखा, जो पुरस्कृत भी हुआ। साहित्य कला परिषद ने उसे सर्वश्रेष्ठ नाटक 2008 में पुरस्कार भी, मोहन राकेश सम्मान पुरस्कार भी दिया था। और उसके देश भर में कई मंचन हुए, और आज भी उसके मंचन लगातार हो रहे हैं। तो मैंने वही ये नाटक गांधी पर, हमने गांधी ने कहा था नाटक लिखा, जो गांधी का अहिंसा को लेकर, अवधारणा को लेकर, या गांधी के जो ब्रह्मचर्य प्रयोग, उस पे मैंने नाटक किया था। मैंने नाटक जो है वो भी नाटक किया था, मार पराजय।
जी, जी, जी। सर ये एक बड़ी एक व्यावहारिक उत्सुकता ये बनी रहती है कि शाहजहाँपुर में आपने इन नाटकों को आकार दिया, ये शेप में आए सब। लोकप्रिय कैसे हुए सर? ये देश के कोने-कोने तक पहुँचे कैसे ये नाटक? देखिए इन नाटकों पे पहुँचने का एक तो ये कारण था कि हुँ, मैं जो नाटक करता था, उसको हुँ, हुँ। केवल उस शहर तक सीमित नहीं रखता था। मैंने जी, कहा जी, कि जी। भले शाहजहाँपुर छोटा है, वहाँ का हुँ, हुँ। रंगमंच छोटे शहर में होता है, लेकिन हुँ, मेरा हुँ। रंगमंच जो है, शाहजहाँपुर का छोटा रंगमंच बड़ा रंगमंच है। बड़ा रंगमंच जी, इस जी। मामले में कि जहाँ पूरे महानगरों का रंगमंच जो है, आप देखेंगे हुँ, अभिजन के आस-पास उनका उनका पूरा कक्ष जो आस-पास और फॉर्मेट जो हुँ। है, उसका अभिजन के आस-पास ही घूमता रहता है। तो हमने हुँ, हुँ, एक तो हुँ। कथ्य के स्तर पर तोड़ने की कोशिश की। जहाँ पूरे हुँ, हुँ, देश हुँ। में उन दिनों 2006 के आसपास की बात है, हुँ, 2.5 लाख किसान आत्महत्या हुँ। कर लिए थे सब, है ना? भूख हुँ, के हुँ, हुँ। कारण जो है। तो हमने जी, उस जी। नाटक को सवाल को उठाया हम लोगों ने अपने नाटक में, सूखिया मर हुँ, गया हुँ। भूख से। क्योंकि और जी, जी, सारे जी, जी। पूरा आप देखेंगे महानगर इस पे चुप है। कविता हुँ, कहानी इस हुँ, पे लिखे हुँ। जा रहे हैं। हुँ, लेकिन हुँ। नाटक की दुनिया में इन सवाल को लेकर सुखचा रहे थे लोग। तो हमने उस जी। नाटक में सूखिया मर गया भूख से नाटक को हमने उस नाटक में रखा और जो एक पास की ही बाराबंकी की एक सच्ची कहानी शंकर नाम किसान हुँ, की कहानी थी, उसको हुँ, जी, जी, इस जी। तरह से जब भूख से मरता है, तो भूख से मरने के बाद उसको उस वक़्त की वर्तमान जो सत्ता थी, ये कहा कि कोई हुँ, भूख से तो मर ही नहीं सकता है और उसको जो है हुँ, पूरा लीपापूती करने की कोशिश की गई। तो हम लोगों ने इस हुँ, सवाल को जो है राष्ट्रीय हुँ, स्तर पर इसको ले जाने की कोशिश की, इसके कई जगह हुँ। मंचन किए। तो जी, जी, कहानी जी। कहानी में जो थोड़ा-सा आम जो जो ट्रेंड जो चल रहा था, उस ट्रेंड से अलग करने से लोगों को हमारे नाटक चौंका रहे थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, 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 हुँ। या रैदास के बहाने जिन सवालों को हमने उठाया था, तो ये हुँ, और हुँ। फिर प्रस्तुति का सवाल पर, प्रस्तुति हमने अपने जो नाटकों के प्रस्तुति होती थी हमारी, बहुत ही सहज, सरल और हुँ, बहुत कम खर्च पे लेकिन ज़्यादा ज़ोर होता था कि लोगों तक कम्युनिकेट हो, लोगों के हुँ, दिल में हुँ, उतर हुँ। जाए। वैचारिक स्तर पर उन्हें झकझोरे, केवल हमें जी, जी, जी। उन्हें भावनात्मक स्तर पर भाव विवल नहीं करना है, बल्कि जी, उनको जी, जी, जी। सोचने को मजबूर कर दे कि आखिर इतने वर्षों के बाद भी हमारे हुँ। समाज में आज भी जाति प्रथा क्यों है? जी, आज जी, देखिए जी। अमेरिका इतना समृद्ध होने के बाद, पूंजी उसके पास हुँ। इतना बावजूद होने के बाद, जिस तरह अभी जी, जी। जूझ रहा है नस्लवाद से, ये तो हुँ, पोल हुँ। सा खोल दे रहा है कि समृद्धता जी, जी, ही जी। असली पहचान नहीं है। हुँ। हमारे देश में भी ये जड़ है, हमारा देश जी, जी, उजड़ जी। रहा है। हमारे जी, देश जी, जी। में आदमी-आदमी में जो फ़र्क है, हाँ, हुँ, जाति हुँ। वर्ण में जो उसको विभाजित किया जा रहा है, ये हुँ, सवाल हुँ, हुँ। बहुत तोपने की कोशिश की जाती है, उसे छुपाने की कोशिश की जाती है। आप देखेंगे रंगमंच पे अधिकतर लोग इस पे मौन रहते हैं। हुँ, जी, 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 दूसरे जी। सवालों की तरफ तो ले जाएँगे, है ना? हुँ। विदेशी कहानियों में ले जाएँगे नाटकों में, नाटक करना हो तो विदेशी नाटक कर लेंगे, मिथकों में हुँ, चले हुँ। जाएँगे। लेकिन हुँ। लेकिन ये सवाल जो हैं मज़दूरों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, ये सब हुँ, हुँ। चीज़ें कहीं न कहीं हमारे मुख्य रंगमंच में नहीं है। हमने उस हुँ। अपने रंगमंच में लाया, वो हुँ, लोगों को हुँ। चौंकाया। शायद ये वजह हो सकती है कि हमारे नाटक की गूँज दूर-दूर तक गई है और पसंद हुँ, आया जी, है। जी। हुँ। सर आपके जो नाटक हैं छोटे-छोटे शहरों में तो निश्चित तौर पे हो ही रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में निरंतर आपके नाटकों के मंचन होते रहते हैं। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो दिल्ली का एक बहुत ही चर्चित थिएटर ग्रुप है, अस्मिता थिएटर ग्रुप। हुँ, अरविंद गौड़ जी आपके नाटकों का नियमित मंचन कर रहे हैं। हुँ, और हुँ। पहली बार अरविंद गौड़ जी से कैसे मिलना हुआ? वो कैसे आपके नाटकों से इतने प्रभावित हुए कि फिर निरंतर एक यात्रा चल रही है और पूरे देश में वो आपके नाटकों को लेके घूम रहे हैं? अ, अरविंद गौड़ हमारे पुराने साथी हैं, जो जी, जिन दिनों पत्रकार हुआ करते थे, तब से जी, जी। हम लोगों से जान-पहचान है।
जी, जी, वो एक जी। वैचारिक रूप से भी उनके वैचारिक रूप से भी हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वैचारिक रूप जी, से जी। मतलब है कि किसी पार्टी से मतलब नहीं है। जी, वैचारिक जी, रूप जी। से मतलब है कि हम लोग आम जनता के नाटकों में आम जनता के उठाने के हम लोग हित में रहते हैं। और वो भी जी, जब जी। नाटक के क्षेत्र में जब आए, हुँ, पत्रकारिता के बाद अस्मिता की उन्होंने स्थापना की, तो हुँ, उन्हें हुँ, भी हमेशा चिंता रहती थी कि कोई ऐसा हुँ, नाटक किया जाए या नाटकों का संसार जो हो उपेक्षित, हुँ, वंचित समाज हो। इसलिए आप हुँ, हुँ, देखिएगा हुँ, कि वो कोर्ट मार्शल ऐसा नाटक उठाते हैं। हुँ, हुँ, उन्हीं हुँ। दौर में मेरा उसके बाद के दौर में मैंने नाटक लिखा था, गांधी ने कहा था। जो गांधी ने जी, कहा जी, था जी। आतंकवाद पर आधारित है। और क्या कहते हैं, उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंसा का रास्ता कोई हिंसा का रास्ता नहीं है। हमें जो हुँ, है हुँ, हुँ। मिल-जुल कर अहिंसा के रास्ते जाना होगा। और गांधी कह रहे हैं कि हमें अगर पोलराइज़ होकर रहेंगे तो ये फ़र्क बढ़ेगा आपस में। 2 कम्युनिटी हुँ, के हुँ, बीच अगर पोलराइज़ होकर रहेंगे तो विभेद ज़्यादा आएगा। इसलिए हुँ, पोलराइज़ को हुँ। दूर करना है। पोलराइज़ेशन जो जी, आपस जी, में है वो दूर करना है। इसलिए वो यही सवाल गांधी ने कहा था, नाटक में था। और जी, अरविंद जी, गौड़ जी। ने इस नाटक के उन दिनों उन्हें बहुत पसंद आया था। ये पत्रिका में उद्भावना हुँ, पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो उन्हें कहीं जी, से जी, जी। नाटक मिला था, तो उन्होंने कहा कि मैं इस नाटक को करना चाहता हूँ। अच्छा, वो हुँ, नाटक मैंने एक जवाब में लिखा था। उन दिनों हुँ, हुँ, बॉम्बे में एक नाटक था, मी नाथूराम गोडसे बोलतोय। ये मराठी नाटक हुँ, है। ये हुँ, ये लगभग ये वर्ष है 97-98 के वक़्त में वो वहाँ हुँ, पर हुँ, काफ़ी चर्चित हुआ था। और उसपे हुँ, कई हुँ, तरह का आरोप लगे। उसपे उस वक़्त जो कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हुँ, इस नाटक को बंद किया जाए, हुँ, क्योंकि इस जी, नाटक में गोडसे की महिमा मंडित की गई है। तो जी, जी, ये सवाल पूरे देश में उठा था कि क्या नाटक को बंद कर दिया जाए। तो मुझे लगा हुँ, हुँ, कि गांधी अगर होते तो भी नाटक बंद करने की बात नहीं करते। वो कहते हुँ, कि जी, नाटक का जवाब नाटक से देना चाहिए, विचार का जवाब विचार से देना चाहिए। गांधी कई बार हुँ, अपने आप को बोलते भी हैं, वो किसी को हुँ, जी, जी, बोलने से रोकते भी नहीं हैं। तो इसलिए जी, मैंने जी, जी। बल्कि वो नाटककार कहता था कि हुँ, मैं बहुत प्रसन्न होऊँगा कि मेरा नाटक देखने के बाद अगर मेरे दर्शक हॉल से हुँ, बाहर निकलने के बाद कहीं प्रतिरोध में, प्रतिकार हुँ, में गांधी की मूर्ति को तोड़ दे, तो मैं अपनी हुँ, नाटक की हुँ, सफलता मानूँगा। मुझे जी, लगा जी, कि जी। ये नाटक कितनी घृणा भर देना चाहता है हुँ, हुँ, दर्शकों के अंदर। तो मैंने कहा जी, कि जी, जी। मुझे इसके जवाब में नाटक लिखना चाहिए। और मैंने हुँ, लिखा था, हुँ, गांधी ने कहा था। तो गांधी हुँ, ने कहा था, इसी का जवाब था जो बहुत पसंद आया लोगों को। और जी, 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 जी। उसको अरविंद गौड़ ने बहुत हुँ, प्रस्तुतियाँ की, 100 से ऊपर प्रस्तुतियाँ लगातार की उन्होंने जो है। जी, तो जी, जी। उनको हमारे नाटक की जो विचारधारा और हुँ, कहीं न कहीं उससे वो इत्तेफ़ाक करते थे। मैंने एक नाटक लिखा था, अम्बेडकर और गांधी। तो जी, जी। अम्बेडकर और गांधी को अरविंद गौड़ ने कहा कि आप मुझे इस नाटक को भेजिए, मैं उसे करना चाहता हूँ। हुँ, तो हुँ, मैंने उस नाटक को उनको भेजा था। क्योंकि मैंने उस नाटक का यहाँ भी मैंने उसका कई पाठ किए थे। तो जी, जी। बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई थी, क्योंकि हुँ, हुँ, उस नाटक में गांधी और अम्बेडकर 5 बार मिलते हैं अपने जीवन काल में। और जो हुँ, हुँ, बातचीत होती है, उसी को मैंने एक तरह से नाट्य रूप दिया था। और वो अच्छा। भी जो इनकी बातचीत ज़्यादा हुई है, वो जी, जी। पूना पैक्ट और जाति के सवाल को लेकर, धर्म परिवर्तन को सवाल को लेकर, इन सवालों को लेकर था। तो ये नाटक बहुत ही विचार के स्तर पर काफ़ी झकझोरने वाला भी था। तो हुँ, 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 अरविंद गौड़ ने इस नाटक को पहला मंचन अरविंद गौड़ ने किया उसका नाटक का जो है। और हुँ, जी, उसका जी। परिणाम बहुत अच्छा आया। मुझे याद है कि पूरे हॉल जितने भी शो देखे मैंने अब तक, उसके 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। गांधी और अम्बेडकर लगातार वर्ण के सवाल पर टकराते हैं। हुँ, 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 बहुत हुँ, कम लोगों को पता होगा कि गांधी जो है
वर्ण व्यवस्था के बहुत सॉफ्ट कॉर्नर थे और कहीं न कहीं वो उसके हितैषी भी थे। और अंबेडकर जो थे, अंबेडकर की स्थापना थी कि वो इस व्यवस्था को वर्णविहीन समाज की स्थापना चाहते हैं कि हमारा समाज वर्णविहीन समाज हो। तो इसको लेकर जो बहस होती थी, तो मैं चकित रह जाता था कि पूरा हॉल जो है क्या कहते हैं बँट जाता था। बँट के क्या अधिकतर जनमानस अंबेडकर के पक्ष में खड़ा हो जाता था। और लोग कहते थे कि हमें तो मालूम नहीं था कि गांधी वर्ण के इतने समर्थक थे, वर्ण व्यवस्था के। तो इन सवालों को लेकर ये नाटक इतना चर्चित हुआ लोगों के अंदर, बहुत परेशान भी करता था लोगों को कि ये नाटक मेटा में भी चुनाव हुआ, चयन उसकी मेटा का जो अच्छे कुछ नाटक चुने जाते हैं उसमें भी चुने गए। और ये नाटक की जो विचारधारा थी वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर वो इसको जो है नाटक के बहाने लोगों को ले गया कि नाटक में इस तरह की चीजें सवाल उठाए जा सकते हैं। क्योंकि अब तक आप देखेंगे नाटक में वंचित समाज का जीवन लगभग उपेक्षित रहा है। कोर्ट मार्शल या कुछ नाटकों को अगर छोड़ दें, डॉक्टर शंकर श्रेष्ठ का पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, ये बाद में कोर्ट मार्शल था उनका नाटक स्वदेश दीपक का, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो मंच पर समाज के दबे कुचले लोगों का, जिनका जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, उसका जीवन मंच पर दिखाया जा रहा हो। पिछले दिनों एक और नाटक हुआ था, शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा है अक्कर मासी, उसका रणधीर कुमार ने मंचन किया था आउटकास्ट नाम से। ये फेस्टिवल में, भारत रंग महोत्सव में भी हुआ था और मेटा में बहुत पुरस्कृत हुआ था वो नाटक। तो पुरस्कृत केवल इसलिए नहीं हुआ कि वो नाटक बहुत बेहतरीन अदायगी है, लोगों को बहुत चौंकाया भी था कि अच्छा अभी भी हमारा समाज ऐसा है। जैसे अभी लोगों को चौंका रहा है कि अमेरिका में इतने वर्षों के बाद भी इतनी ब्रूटलिटी है कि 9 मिनट तक एक आदमी एक काले के गर्दन पर अपने घुटने को रखकर उसे दबाया जा रख सकता है। वो चीख रहा है कि आई कांट ब्रीथ, मैं मर जाऊंगा। ये लोग को दहला जा रहा है। तो यही चीजें जो है नाटक में, जो मेरे दौर में लिखे हुए, मैंने 5-6 नाटक मैंने लिखे थे। उस 5-6 नाटकों में मैंने इन सवालों को उठाया था। तो उन सवालों ने पूरे देश के रंगकर्म को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। भले कुछ लोगों की नाइत्तेफाकी हो सकती है, बहुत लोगों का उसमें कहा कि नहीं, रंगमंच पे ऐसे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, या रंगमंच में इस तरह का जाति भेद नहीं है, रंगमंच में सब बराबर है और समाज से भी ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन हकीकत तो कुछ और है। अभी भी समाज में ये सब वर्तमान है और इस सच्चाई से तो टकराना ही होगा, भले कोई आंख मूंद ले। सर, आपकी जो लेखनी है वो आप चुनिंदा उन लोगों में से हैं जो समाज में व्याप्त अव्यवस्था है, चाहे वो जातिगत हो, धर्मगत हो, या आर्थिक आधार पे हो, या जैसे भी जो एक व्याप्त अव्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज उठाने में बहुत मुखरता के साथ आप आगे, आपका नाम आता है। तो ये लेखनी में इतना आक्रोश व्यवस्था के खिलाफ, ये कहाँ से पनपा? आक्रोश मेरा कोई व्यक्तिगत आक्रोश नहीं है। हो सकता है कि समाज का आक्रोश हो, समाज में कहीं न कहीं आक्रोश ये व्याप्त हो। और मुझे लगता है कि मैं कोई पहला नाटककार इस परंपरा का नहीं हूँ। अगर हम देखें तो चाहे संस्कृत नाटकों में भी अगर देखेंगे तो संस्कृत नाटकों में भी कालिदास ऐसे सवाल उठा रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला की जो पीड़ा है, शकुंतला का जो दर्द है, शकुंतला सत्ता को छोड़कर चली गई है। जब राजा दुष्यंत उसको इनकार करता है पहचानने से, तो लौटती है। वो कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा क्या कहते हैं वारिस पल रहा है, लेकिन वो इनकार करता है। वो
सब टेक्स्ट में ये भी हो सकता है कि शकुंतला जो है, हो सकता है कि चूंकि वनवासी थी, ट्राइबल कह सकते हैं आप उसे, उसके माता पिता का कोई पहचान नहीं थी, इसलिए राजा स्वीकार करने में तैयार नहीं होगा। कितने बड़े सवाल को उठाया कालिदास ने अपने नाटकों में, ये उस रूप में भी देखने की जरूरत है। या शेक्सपियर को देखिए, शेक्सपियर जो है ओथेलो में जो सवाल उठाते हैं, वो सवाल आज भी हमारे समाज में है। बल्कि ओथेलो तो अपने उस नाटक में बहुत ही इतने गुस्से में गालियों का भी इस्तेमाल खूब करते हैं। सफेद गोरे लोग हैं, उनके आक्रोश है कि एक काला निग्रो मूर कैसे हमारे समाज की, हमारे गोरे समाज की लड़की को के साथ प्रेम कर सकता है, शादी कैसे कर सकता है, क्या गोरे लोगों में कोई कमी थी? ये सब सवाल उठा उठाकर शेक्सपियर लाने की कोशिश करते हैं, अब बड़े ही आक्रोशित ढंग से। आज भी वो सवाल हमारे अगर देखें, अगर आज भी हमारे समाज में, हिंदुस्तान में कोई इस तरह का विवाह होता है तो यही सवाल उभर के आते हैं। तो मुझे लगता है कि शेक्सपियर ने समय को कितना पहले पढ़ लिया था। सत्ता की जिस तरह से लोलुपता होती है, मैकबेथ में देखिए एकदम कि वो सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर लेंगे, हत्या हो तो हत्या भी जस्टिफाई है। या संबंधों में जो है, हैमलेट में, हैमलेट की जो पीड़ा देखिए, बहुत परेशान है, बहुत दर्द है। मुझे लगता है कि मेरा आक्रोश या थोड़ा जोर से बोलना, ये मेरे ही नहीं है, ये परंपरा में है। आर्यफ वो अपने नाटकों में बहुत ही मुखर होके करते हैं। इब्सन के नाटक अगर देख लें, गुड़िया घर, डॉल्स हाउस, अंत में कितनी लाउड है। वो पूरा अपने पति को रिजेक्ट करती है, पति का अपने पूरा वैवाहिक संबंध को रिजेक्ट करके घर छोड़ के चली जाती है, इतनी सत्ता को चुनौती देती है। क्या उनका जनशत्रु नाटक है। तो मुझे लगता है कि अभी जो दौर है, अभी जो वक्त है, उसमें बहुत ही इमेजेस से काम नहीं चलेंगे। बहुत सॉफ्ट इमेजेस या मिथकों में चले जाएं, या अपनी बात को कहने के लिए किसी विदेशी कहानी में का आवरण ढूंढ लें। उससे ज्यादा जरूरी है कि अपनी बात को सही सही कहा जाए, साफ कहा जाए। और आज ये कविताएं कह रही हैं, आप कविताएं देख लीजिए, अभी जो कविताएं, जिस तरह कविताएं आ रही हैं, या पहले जिस तरह मुक्तिबोध जिस तरह लिख रहे हैं, कह रहे हैं, आप कहते हैं क्या जुल्मतों के दौर में गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के बारे में गीत गाए जाएंगे। या रघुवीर सहाय, सर्वशत दयाल सक्सेना, या कहानियों में आप देखिए, फिल्मों में, हॉलीवुड के फिल्मों में भी जो सवाल उभर के आ रहे हैं। अभी जो पैरासाइट फिल्म है, बहुत ही दो क्लास के चित्रण को लेकर, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, एक दूसरा बहुत नीचे है, उनका जो अंतर्द्वंद है, कन्फ्लिक्ट है, पैरासाइट में क्या लाजवाब ढंग से लाए हैं। या पिछले साल के ऑस्कर अवार्ड फिल्म जो है ग्रीन बुक, उसमें रेसिज्म को उभारा है जिस तरह से। तो मुझे लगता है कि भले हमारे भारतीय फिल्में थोड़ा सा परहेज करती है, या नाटक थोड़ा संकोच करती है, किसी न किसी तो ये रिस्क लेना ही होगा, आगे आना ही होगा। तो ये मैंने लिया इसको जो है। जी सर, बतौर लेखक, एकल पात्र में अभिनय करने वाले लोग, या नाटक में जो एकल पात्र अभिनय है, उनको आपने बहुत सारे विकल्प दिए। बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो आपने एकल पात्र के लिए लिखे हैं। तो ये विचार मन में कैसे आया कि हाँ, एक ऐसी व्यवस्था, इतने सारे विकल्प देने चाहिए उन लोगों को जो अकेले अभिनय करना चाहते हैं मंच पे? हाँ, एकल एक नाटक का रूप है, और ये केवल एकल जो केवल आज का नाट्य रूप नहीं है। अगर आप देखें, अगर एकल हमारे नाट्य परंपरा की बहुत पुरानी परंपरा में है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एकल जो है
विदेश से आया हुआ मोनोलॉग, एकालाप ये शब्द लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भाण की परंपरा है, बहरूपिया ऐसे फॉर्म के लोक परंपरा क्या है कि गांव में हर सप्ताह में एक कलाकार जो होता है एक नए नए रूप धर कर आता है और पूरे गांव के लोगों का मनोरंजन करता है और उस मनोरंजन में सामाजिक यथार्थ को भी लाने की कोशिश करता है। तो ये मुझे लग रहा था, या और आप जाएं, मैं जब वाल्मीकि रामायण में जब लव कुश को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो तो हमारे एक बहुत विरासत और परंपरा में बहुत पहले से मौजूद है इस तरह की परंपरा। राम के दरबार में लव कुश दोनों जाते हैं और वाल्मीकि की पूरी रामायण को वो कहानी सुनाते हैं, पूरा अयोध्या के लोग देखने आते हैं। तो ये कहानी के द्वारा सुनाना, अभिनय के द्वारा सुनाना, ये हमारे यहाँ एक कलाकार के द्वारा, दो कलाकार के द्वारा एक लंबी परंपरा रहा है। तो मुझे लगा कि इस विधा में भी काम करने की जरूरत है। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं कि जिसको लगता है कि इसको अकेले ही सुनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी जी। आप देखेंगे गांव में जाड़े के दिनों में अलाव के चारों तरफ लोग बैठ जाते थे और गांव का बहुत बुजुर्ग या गांव का बहुत कोई पुराना आदमी कहानियां सुनाया करता था। तो ये उसमें अब मान लीजिए बैठे हुए हैं, आग ताप रहे हैं और अभिनय करने लग जाएं या एक कहानी को 4-5 लोग सुनाने लगेंगे तो वो रस नहीं मिल पाएगा। एक अकेले नहीं मिल पाएगा, निश्चित। और आग की तपिश के साथ साथ जो उसकी धधक आती थी कहानी की, तो अकेले लोग हिप्नोटाइज होकर वो हफ्तों एक कहानियां चलती रहती थी। तो मुझे लगा कि ऐसी ही कहानियां हिंदी में बहुत सारी कहानियां हैं, उनको नाटक के रूप में बनाया जाए या लिखा जाए और दर्शकों के बीच में पेश किया जाए। और आजकल जिस तरह से महानगर का जीवन है, बहुत सारे कुछ समस्याएं ये भी होती हैं कि कलाकार बहुत ज्यादा जुट पाना मुश्किल होता है। एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक पक्ष ये भी है। तो लोग बहुत सारे कलाकार कहते थे कि 1-2 पात्रीय कोई नाटक हो तो दीजिए, हम करना चाहेंगे। तो मैंने उनको देखकर लगा कि नहीं, इस फॉर्म को भी इस्तेमाल किया जाए और मैंने ये इस रूप में भी, इस फॉर्म में भी मैंने क्या कहते हैं, लगभग 1.5 दर्जन मैंने ऐसे एकल की रचना की है जो आज खूब किए भी जा रहे हैं। जी 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 जी। सर, निर्देशकीय पारी कैसी रही आपकी? क्या शाहजहांपुर तक सीमित रही या फिर वापस लखनऊ आने के बाद भी कुछ नाटकों का निर्देशन रहा? नहीं, निर्देशक तो देखिए अभी भी वो पाली है और शाहजहांपुर में तो मैंने निर्देशकीय पाली बहुत जमकर खेला क्योंकि वहाँ सुविधाएं थी। देखिए, छोटे शहर में और बड़े शहर में एक अंतर है। मैंने जिंदगी में कभी भी कोई मुझे अनुदान या ग्रांट नहीं मिला, न मैंने उसके लिए कोशिश की, न मैं वहां दरबार में जाकर कहा कि मुझे ग्रांट दी जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा काम है लिखना और अभिनय करना। ये ऑफिसों के चक्कर लगाना मेरे बस का नहीं, बहुत ये स्वीकार करने में ये नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं एक अधिकारी भी रहा हूँ और ऑफिस में इसकी क्या प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्योंकि लाल फीताशाही क्या चेहरा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं उसमें अक्षम था कि चक्कर लगाकर अनुदान या ग्रांट या कॉरपोरेट से पैसा उगाया जाए। शाहजहांपुर में जब था तो जनता की भागीदारी से नाटक हम लोग करते थे। वहां नाटकों का खर्च बहुत ज्यादा नहीं होता था, ज्यादा से ज्यादा 20,000-25,000 का खर्च में एक नाटक हमारा हो जाता था और उतना पैसा हमारे टिकट के द्वारा भी हो जाते थे। हम सारे नाटकों को हम टिकट लगाते थे, चंदा भी मांगते थे लोगों से और सहर्ष लोग देते थे, क्योंकि हमारे नाटक कई कई दिनों तक होते थे और लोगों को इंतजार आता था कि हमारे नाटक कब होंगे। तो इसलिए हमारे नाटक तो क्या कभी भी हानि में नहीं रहा।
लाभ ही रहा हम्म, और हमेशा हम्म, एक मजबूत संस्था, आर्थिक रूप से मजबूत संस्था थी। इसलिए शाहजहांपुर में कलाकारों की भी समस्या नहीं थी। वहां पर जी आप जी देखेंगे अधिकतर जो कलाकार थे मध्य वर्ग के कलाकार थे, निम्न मध्य वर्ग के कलाकार थे। वहां पर जी ऑर्डिनेंस जी फैक्ट्री में काम करने वाले जो टेलर्स या मजदूर होते थे, अधिकतर उन्हीं परिवार से जुड़े हुए लोग होते थे। तो निश्चित उनको क्या कहते हैं, वो आते थे नाटक सीखने के लिए, तो मैं उन्हें सिखाता था, ट्रेन करता था और उसके लिए मुझे उनको कोई मानदेय भी नहीं देना पड़ता था और सीखने की इच्छा थी। तो मैंने उनको भरपूर सिखाया और सिखाने के बाद उसका परिणाम हुआ कि वहां से 10 वर्षों में कई लड़के, 1 दर्जन से ऊपर नेशनल स्कूल ड्रामा में और 2-3 दर्जन भारतेंदु नाट्य अकादमी और दूसरे संस्थानों में उनका दाखिला भी चयन होने के कारण। अरे वाह, हाँ, ये बड़ी उपलब्धि रही सर, हाँ, बहुत बड़ी बिल्कुल, उपलब्धि बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। और अब वही जो प्रक्रिया जो मैंने लोगों को एक प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया मैंने तैयार की थी शाहजहांपुर में, वो प्रक्रिया अभी भी है और परंपरा में चली आ रही है और जिसके कारण अभी भी लोग आ रहे हैं। क्या कहते जी हैं, जी क्योंकि एक रास्ता उनको मिल गया कि इस तरह से तैयारी करें अगर, तो हमारा इस नाट्य संस्थान में एडमिशन हो जाएगा, चयन हो जाएगा। तो वो प्रक्रिया अभी जी जारी है। मेरे जाने के बाद भी जो दूसरे रंगकर्मी थे उसको निरंतर जारी रखे हुए हैं। लेकिन लखनऊ में जी आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक महानगर है, तो यहाँ जी पर परेशानी मुझे होती थी। एक परेशानी होती थी रिहर्सल को प्लेस को लेकर। वहां पर आपको जी जी छोटे शहरों में कई फायदे होते हैं। पता चला कि स्कूल की बिल्डिंग मिल जाएगी आपको करने के लिए कि आप स्कूल में हमारा कर जी लीजिए, या कोई अपना जी 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 खाता दे देता था, तो हम लोग बहुत आराम से कर लेते थे। जी लेकिन छोटे वहाँ शहरों के दिल बड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जी जी लखनऊ ऐसे शहरों में आपको अगर रिहर्सल भी करना है, तो संगीत नाटक अकादमी में आपको 3 घंटे के लिए अब तो उसका दाम 5,000 हो गए हैं, पहले 3,000 था और कुछ सिक्योरिटी जी के जी साथ। तो जो बिल्कुल अपने पैसे से करने वाले लोग हैं, उनको ऑडिटोरियम ही 15,000 का महँगा है ना? रिहर्सल का अगर 3 महीना करते हैं तो 15,000 हो जाएगा। चाय-पानी का खर्चा हो गया, आप ग्रांट नहीं ले रहे हैं। ये बहुत सी चीज़ों के जूझने के बाद क्या कहते हैं, फिर लड़के भी यहाँ जो रंगकर्मी हैं, वो भी आशा करते हैं कि अगर नाटक करते हैं तो हमें कुछ मानदेय मिले। तो जी जी मैंने यहाँ पर कई नाटक किए हैं। मैंने यहाँ पर तफ्तीश किया, सपने हर किसी को नहीं आते हैं और भी ऐसे जी जी 2-3 नाटक और भी मैंने एकल कई किए, डिक्टेटर रिटर्न्स और ऐसे नाटक किए। लेकिन जी जी मैं रंगकर्मियों को साफ कह देता था कि मैं आपको मानदेय देने की स्थिति में नहीं हूँ। हम लोग की जो टीम है, हम लोगों की जो संस्था है, हम लोग मिल-जुल कर काम करते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य होता है नाटक को के द्वारा किसी बात को रखना, विचार को पहुँचाना। अगर इसमें आप सहमत हैं तो आइए। लेकिन आप कहेंगे कि इस पे मानदेय मिले, तो मानदेय के लिए तो आपको जो रिपर्टरीज़ हैं वो ही दे पाएँगे। हम जी आपको जी सिखा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सारी संस्थाएँ हैं जहाँ मानदेय देती हैं, वो सिखाते नहीं हैं। तो इस कारण मेरा रंगमंच यहाँ जो है यहाँ पे उतना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन मैं अपने इस हताशा में भी नहीं रहा। अगर मैं रंगमंच डायरेक्शन नहीं किया, तो मैं लेखन में भी रहा। लेखन में और रहा। मैं लगातार मैं लेखन में करने की कोशिश करता हूँ। मैं अब तो अवकाश प्राप्त हो गया हूँ अपने नौकरी से, तो जैसे एक फ्रीलांसर काम करता है, मैं कमिटेड होके मैं उसी तरह से नाटक करता हूँ और नाटक को वक़्त देता हूँ। मैं जी जैसे जी जी नौकरी में जाने वाले तैयार हो जाते हैं 10 बजे तक, तो मैं 10 जी बजे जी बिल्कुल तैयार हो जाता हूँ, अपने दिनचर्या से निपटाकर और मैं अपने क्या कहते हैं बेड पर बैठ जाता हूँ लिखने के लिए। और जी मैं जी 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 जैसे और लोग काम करते हैं सरकारी दफ्तर के लोग,
है ना, कर्मचारी कोई काम जी करता है या कोई थिएटरिस्ट काम करता होगा, मैं लेखन में जी जी लगा जी। रहता हूँ। और लेखन में हम्म, केवल लिखता ही नहीं हूँ, वैचारिक स्तर पर मैं हम्म, लोगों से जूझता भी रहता हूँ। कई अखबार और मैगजीन के लिए मैं कॉलम भी लिखता हूँ। एक दलित जी जी पत्रिका जी है, जी। वो दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पत्रिका निकलती है। हम्म, वहाँ मैं दलित थिएटर के लिए लगातार कॉलम लिखता हूँ। एक पत्रिका जी जी। दिल्ली से ही निकलती है, सब लोग। उसमें मैं तीसरी घंटी नाम से एक मेरा कॉलम है। मैं थिएटर के जी विभिन्न जी आयामों पर लगातार हर महीने उसमें कॉलम जी लिखता हूँ। तो ये मेरा आज भी जो है रंगमंच में लेखन और वैचारिक स्तर पर, आइडियोलॉजिक स्तर पर काम करने का मेरा प्रयास जारी है। जी। सर, ये कोरोना काल जो चल रहा है अभी, स्थितियां ऐसी लग नहीं रही हैं कि अगले 4-6 महीने अभी हम लोग मंच पे उतर पाएंगे या दर्शक नाटक देख पाएंगे या पूर्वाभ्यास हो पाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है खुद को सुरक्षित रखने का। हुँ। तो ऐसी स्थिति में सर कैसे देख रहे हैं, कैसे सक्रिय रंगमंच हो पाएगा इन पिछले 3 महीने से तो नहीं हो पाया है, अगले 6 महीने भी संभावना कमी है। तो इस दौरान क्या करे रंगकर्मी अपने आप को पॉलिश करने के लिए? देखिए मुझे लगता है कि रंगमंच जो है कभी ठहरता नहीं है। भले कभी-कभी थोड़े समय के लिए आराम भले करने लग जाए उसमें जो है। जी जी लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि रंगमंच खत्म हो जाएगा, रंगमंच जी बड़े संकट काल में गुज़र जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जी जी हमें लगता है कि अभी रंगकर्मी जहाँ है, जिस जिस जगह पे है, उसको वहीं से काम करने की ज़रूरत है। देखिए, रंगमंच का करने का मतलब ये नहीं है कि केवल ड्रामा ही करे। रंगमंच का तो बहुत बड़ा आयाम है ना। जी जी रंगमंच में भरत मुनि कहते हैं विश्व की, दुनिया की सारी कलाएँ मौजूद हैं। बहुत स्पष्ट है, एक संस्कृत के श्लोक में कहा है। जब सारी कलाएँ जी जी मौजूद हैं, तो उसमें आपका गायन भी है, वादन भी है, नृत्य भी है, पेंटिंग भी है, तमाम जो चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस रूप में है, अभी देखिए जी जी बहुत सारे लोगों ने अभी इस निष्क्रियता को दूर करने के लिए कई फेस्टिवल किए लोगों ने। फेस्टिवल जी जी मतलब है जी कि जी जो जिन लोगों ने अपने नाटक पहले किए थे, उसका हम्म अगर हम्म उनके हम्म पास वीडियो है, तो वीडियो का इन्होंने एक फेस्टिवल किया। अभी अरविंद गौड़ ने क्वारंटाइन थिएटर फेस्टिवल लगातार अभी कर रहे हैं वो लगातार। तो उसमें वो जी जी अपने जी नाटकों का जो पहले उन्होंने किया उसका मंचन कर रहे हैं। अब देखिए उसी से हम्म प्रेरणा लेकर शिकागो हम्म शहर की मंडी थिएटर एक संस्था है, उनकी अलका हम्म शर्मा ने, वहाँ भी उन्होंने एक एक ऐसा फेस्टिवल किया और उन्होंने से हमारे देश से कई ऐसे लोगों से नाटक उन्होंने माँगा और जी 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 माँग कर वहाँ से उन्होंने प्रसारण किया। तो वो अपने स्तर से जी वो इस तरह से काम किया। कुछ लोगों ने अपने छतों पर सेट लगा लिया। बिहार में ऐसा कई उदाहरण देखने को मिले कि अभी बेगूसराय में पिता नाटक को कुछ कलाकारों ने, एक कलाकारों ने, या बड़े भाई प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई को घर में सेट लगा दिया और लाइट लगा दिया। जो लाइट उनके पास मौजूद थे, उसको लगाकर हम्म उसका प्रसारण किया उन्होंने जो है, लोगों को जी जी दिखाया उसमें जो है। तो कुछ लोग नाटक पर देखिए लगातार बातचीत कर रहे हैं, जी जी वैचारिक रूप जी से जी बातचीत कर रहे हैं। अभी ये देखिए उसी कड़ी में अभी भारतीय हिंदू नाटक अकादमी एक वर्कशॉप करने वाली है और मैं जी जी चकित जी रह गया कि उस वर्कशॉप के लिए जो एंट्रीज आई हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हर साल जहां वो जी जी 30-35 लेकर लोगों को लेकर वर्कशॉप करते हैं, वो इसी इन्हीं गर्मी के दिनों में। अब जैसा मुझे जानकारी मुझे मिली है, वो 350 एंट्रीज आई हैं ऑनलाइन ऑनलाइन थिएटर वर्कशॉप के लिए। ये तो जी जी चौंकाता जी है। जी अब जी क्या जी होगा कि इस पीरियड में, क्योंकि देखिए ये पीरियड ऐसा थोड़ा है कि अनंत काल समय के लिए है। जो जी 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 एक डेढ़ 2 महीना हम लोग घरों के अंदर बंद रहे, अब वो घर से जी थोड़ा जी रिलैक्स किया गया।
अब लोग, आप देख रहे हैं कि जरूरत चीजें दुकानें, जरूरी दुकानें खुलने लगी हैं और आपको ऑफिस चलने लगे हैं। एक डिस्टेंस बना के, क्वारंटाइन बनाकर आपको लोग दुकानों में खड़े हो जाते हैं और दुकानों में खड़े होकर सामान भी ले रहे हैं। पहले एक तो इस तरह का माहौल नहीं था। तो ये धीरे धीरे ये माहौल 1-2 महीना में शायद नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए। तो क्यों ना हम अभी से वैसी उसकी तैयारी करें। मतलब तैयारी मतलब है, एक हम मेंटली तैयारी भी तो कर सकते हैं। नाटक पढ़े, ढेर सारे नाटक पढ़े। हो सकता है कि सिद्धांत पक्ष हमारा कमजोर हो तो सिद्धांत पक्ष को भी हम तैयारी करें। और अगर ऑनलाइन अगर ऐसे वर्कशॉप चल रहे हैं तो उससे जुड़कर वो वहां पर वाचिकता सिखाएंगे, बहुत सारे गेम आपको खिलाएंगे। कलाकार अपने आप को, अभिनय को और ज्यादा व्यक्त कर सकता है, उसकी तकनीक सिखाएंगे, बारीक सिखाएंगे। तो ये सब हो सकता है कि अभी हमारी कोरोना काल में ये सब तैयारी हो। लेखक लिख भी सकते हैं, लेखक, नाटक, बहुत सारे कवियों ने, आप देखिए कवियों ने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं। हाँ, कहानी भी लिखे जा रहे हैं, कुछ कहानियां भी लिखी हैं। क्यों नहीं नाटक भी लिखा जाए? जो पीस पीरियड में हम जो महसूस कर रहे हैं, जो अकेलापन है, हताशा आ रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग दांत काट रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, सर पटक रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट आ रही है। बहुत सारे लोग 2 महीना से अकेले हैं, घर में बंद हैं, घर से दूर है। डॉक्टर जब नाप रहा है तो पता कह रहा है कि आप तो डिप्रेशन में है, एंजाइटी आपको है। उस एंजाइटी से कैसे निकलेंगे? अगर एक्टर है तो मुझे लगता है कि उसे अपनी आवाज पर काम करने की जरूरत है। जैसे एक क्या कहते हैं, बॉक्सर अपना रियाज छोड़ता नहीं है, एक गायक अपनी गायकी का रियाज छोड़ता नहीं है। उसी तरह से एक एक्टर को अगर लगे कि मेरी आवाज में थोड़ी कमजोरी है, तलफ्फुज में कोई कमजोरी है, तो उसे सुधारे। अगर आइडियोलॉजी के स्तर पर थोड़ा कमजोर है, सिद्धांत के पक्ष में कमजोर है, तो उसको ठीक करें। अगर उसने नाटकों को कम पढ़ा है तो कम से कम 50-60 नाटक ही पढ़ ले इस दौर में जो है। मुझे लगता है कि इस दौर में ऐसी तैयारी करने की जरूरत है। सर, ऐसे दौर में भारतेंदु नाट्य अकादमी ये जो पहल लेकर के आया है, रंग समागम, जिसमें हम आप जैसे विशेष लोग जो कला जगत में अपना अशेष योगदान दे रहे हैं, इस पूरी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि रंग समागम की जब घोषणा हुई थी और मैं लगातार जब मैं सुन रहा हूं लोगों को, तो जिस तरह के अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं लोग, मुझे लगता है कि ये भी कोरोना काल में लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भरेगा। मुझे जानकारी मिली कि सत्य कौशिक किस तरह से काम कर रहे हैं, मैथोलॉजी के स्तर पर एक नए संदर्भ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पुनीत स्तर, जैसा कि समागम से मालूम हुआ कि पुनीत स्तर ने साल भर में उन्होंने एक महाभारत नाटक की रचना की है और उसका मंचन करने वाले हैं ये लोग। वो लोग उनकी संस्था जो है वो क्या कहते हैं, जो आमेचर रंगकर्मी है, जो नए रंगकर्मी है, उन्होंने कहा कि हम लोग उनके लिए रिहर्सल प्लेस मुहैया करते हैं। ये सब सारी जानकारी रंग समागम के द्वारा लोगों को मिल रही है और रंग समागम जोड़ रही है बहुत सारे। भले इसमें 20-25 लोगों से हमारी बातचीत होगी, वो सामने आएंगे रंग समागम में और बातचीत करके अपने विचारों को रखेंगे, लेकिन उनके विचारों से कई लोग कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होकर कहीं ना कहीं उनके जो विचार में हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो, धुंधलापन हो, वो साफ होगा। इसलिए मैं इस प्रयास को, भारतेंदु नाट्य अकादमी को प्रयास को मैं बहुत ही एक सफल और जरूरी कार्यक्रम बताता हूं, क्योंकि हर विभाग जब कार्य कर सकता है, कई विभाग चलने लगे हैं, तो एक नाट्य स्कूल की, नाट्य विद्यालय की, नाट्य अकादमी की जबरदस्त भूमिका है कि इस दौर में लोगों को नाट्य के द्वारा प्रशिक्षित करें, उनको अपने विचार से पुख्ता करें। सर, आखिरी सवाल,
2008 में दिल्ली की साहित्य कला परिषद ने आपको मोहन राकेश सम्मान से विभूषित किया और अभी इसी वर्ष आपको संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया गया है। तो क्या लगता है ये पुरस्कार जिम्मेदारियां बढ़ा देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जब मुझे सद्भाष्य के लिए मिला था और ये मुझे जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार है, ये पूरे नाटक कर्म नाट्य लेखन के लिए मुझे मिला है। तो ये मेरे सामने मेरी ज़िम्मेवारी भी बढ़ाता है और मेरे लिए चुनौती भी देता है कि मुझे मेरे जिस नाट्य लेखन को लोगों ने पसंद किया है और पसंद करने के कारण मुझे ये पुरस्कार के योग्य समझा है, तो मुझे उतनी ही ईमानदारी से और उतनी ही वैचारिक रूप से सक्रिय होना है। लगातार हमें ये कहीं न कहीं ये पुरस्कार मुझे प्रेरित करता है कि आप जो है और जनता से कनेक्ट हों। जनता के क्या सवाल हैं, जनता की क्या दुख दर्द है, प्रमुख सवाल क्या है, उनको जानने की कोशिश करें और कैसे हम उन तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि थिएटर सबसे ज्यादा कम्युनिकेटिंग माध्यम है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कि पुरस्कार मिल गया तो हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब मैं केवल क्या कहते हैं सम्मानीय हो गया। मैं कभी अपने आप को इस रूप में नहीं मानता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे और अच्छे नाटक लिखने हैं। अभी मैंने अभी जो पूरा कोरोना काल पीरियड चल रहा है, मैंने इसी चुनौती के तहत मुझे लगा कि ये जो 60-65 दिन का जो दिन गुजर गया, इसको मैं कैसे अपने नाटक में उतारूं। हमारे एक नाटककार होने की क्या जिम्मेवारी होगी, क्योंकि जब मुझे 1930 के आसपास के जो प्लेग पूरे विश्व में फैला था, तो जब उसको जानकारी लेने की जरूरत पड़ती है या उस वक्त के मानवीय समाज कैसा था, समाज में अंतर्द्वंद कैसा था, लोगों के अंतर संबंध कैसे थे, तो हम अल्बर्ट कामू के प्लेग पढ़ते हैं और उसी से जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ था। तो मुझे लगा कि इस पीरियड में अभी जो रोज घट रहा है हमारे समाज में, संबंधों में किस तरह से दरार आ रही है, संबंध की नई परिभाषाएं आ रही हैं, है ना? उनको कैसे विश्लेषित करें। अगर हम नहीं लिखेंगे तो कहीं न कहीं अपने समय से चूक जाएंगे। इसलिए मुझे लगा जहां ये कोरोना काल हुआ और लॉकडाउन हुआ और पूरे इसने घेर लिया एक आदमी को कि नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप कमरे में बंद रहिए, आपको एक सामाजिक भूमिका के तहत बाहर जाने के लिए रोका जा रहा है। तब मुझे लगा कि मुझे कहीं न कहीं इसको इस इतिहास को दर्ज करने की जरूरत है। अगर इतिहास दर्ज नहीं करेंगे तो आज से कई वर्षों के बाद लोग पूछेंगे उसमें क्या हुआ था, उसमें मजदूरों की क्या स्थिति थी, जो घरों में काम करने वाली उनकी क्या स्थिति थी, अखबार वाले उन दिनों क्या करते थे, सब्जी बेचने वाले कैसे जीवन यापन करते थे और अंदर बैठा हुआ आदमी के अगल बगल से क्या संबंध थे। तो मुझे लग रहा है कि ये इस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए और इस जिम्मेवारी से कोई भी सम्मानित हो, चाहे कोई पुरस्कार हो, पलायन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के इस प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए, अपनी खूबसूरत सी यात्रा जो रंग यात्रा रही है उसका अनुभव साझा करने के लिए। हम सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सर कि आपका ये जो लेखन कार्य है वो यूं ही चलता रहे और सारे नाट्य प्रेमी निरंतर आपको पढ़ते रहें और ये जो एक रंग यात्रा आपकी चल रही है यूं ही खूबसूरत चलती रहे सर। धन्यवाद विजित और शुक्रिया रंग समागम को और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी को और इस टीम के तमाम लोगों को। थैंक यू सर।